दुनिया की अगली महाशक्ति कह सकते हैं इस छोटे से देश को। जी हाँ, अब ये सवाल उठना लाजमी हो चुका है क्योंकि इंडोनेशिया जिस तेजी से विकास की राह पर बढ़ रहा है उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा। इंडोनेशिया अपनी युवा जनसंख्या और डिजिटल क्रांति के बल पर तेजी से आर्थिक विकास की ओर बढ़ रहा है। इंडोनेशिया की ये उभरती शक्ति न सिर्फ इसकी अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है बल्कि वैश्विक स्तर पर भी इसका बड़ा असर पड़ रहा है। ये देश ग्लोबल स्टेबिलिटी और विकास के लिए एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है। आज के वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से इंडोनेशिया लगातार तरक्की के मामले में भारत और दूसरे देशों को कड़ी टक्कर दे रहा है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, भारत काफी लंबे समय से बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, लेकिन अभी भी उसका बुलेट ट्रेन का सपना पूरा होने में काफी समय है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया की अपनी बुलेट ट्रेन 2028 या 29 तक चालू हो सकेगी। वहीं इंडोनेशिया अपनी पहली बुलेट ट्रेन को लॉन्च भी कर चुका है जिसका नाम वूश रखा गया है। प्रोजेक्ट को पूरा करने में इंडोनेशिया और चीनी कंपनी ने एक साथ काम किया है। तेजी रफ्तार की वजह से इसमें से वूश की आवाज आती है, जिस वजह से इसका नाम ही वूश रख दिया गया है। राष्ट्रपति विडोडो ने बताया कि वूश का पूरा नाम वक्त टू हेमत ओपेरेसी ऑप्टिमल सिस्टम हैंडल यानी टाइमिंग सेविंग ऑप्टिमल ऑपरेशन रिलायबल सिस्टम है। ये ट्रेन बिजली से भी चलती है। ये रेल लाइन पश्चिम जावा प्रांत की राजधानी बांडुंग और जकार्ता के बीच बनाई गई है। वूश नाम की ये बुलेट ट्रेन एक बार में 600 मुसाफिरों को लेकर जा सकती है। अभी इतनी दूरी तय करने में 3 घंटे का समय लगता था, लेकिन इस बुलेट ट्रेन से ये सफर सिर्फ 40 मिनट में पूरा हो जाएगा। इस ट्रेन की स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये ट्रेन 209 मीटर लंबी है। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है जो भूकंप, बाढ़ और दूसरे आपातकालीन स्थितियों में ये ट्रेन काफी मददगार हो सकती है। इसके अलावा इस ट्रेन की वजह इससे कार्बन एमिशन में भी कमी आएगी। ये ट्रेन तो केवल एक एग्जाम्पल है इंडोनेशिया की तरक्की का। इंडोनेशिया जिस तरह से तरक्की कर रहा है वो वाकई काबिले तारीफ है। आबादी के मामले में इंडोनेशिया दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है और रिपोर्ट्स की माने तो आने वाले समय में ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी भी बन सकता है। पिछले 10 सालों में इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो ने देश की इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए कई डिसीजंस लिए हैं, जिसका ऐसे देश की इकोनॉमी पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2045 तक इंडोनेशिया की आबादी 309 मिलियन लोगों की होगी। विडोडो के अनुमान के अनुसार तब तक 5 से 6% की इकोनॉमिक ग्रोथ और 9.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जीडीपी होगी। लेकिन अभी इंडोनेशिया की सरकार के लिए किए गए डिसीजन जनता को रास नहीं आ रहे हैं और इन फैसलों की वजह से सरकार को जनता की नाराजगी भी झेलनी पड़ रही है। इन्हीं फैसलों में से एक है इंडोनेशिया आई नई राजधानी का निर्माण। जी हाँ, इंडोनेशिया अपनी राजधानी को जकार्ता से हटाकर बोर्नियो द्वीप पर शिफ्ट कर रहा है जिसका नाम नुसंतारा होगा। इसे तेजी से विकसित किया जा रहा है। ये राजधानी बोर्नियो द्वीप पर बसाई जा रही है। इस शहर के विकास के लिए सरकार एक साल में 15 ट्रिलियन डॉलर से भी अधिक की राशि खर्च कर चुकी है, जो साल 2023 में बोर्नियो द्वीप के विकास के लिए आवंटित 22 ट्रिलियन रुपए से अलग है। इंडोनेशिया की योजना साल 2024 तक नुसंतारा में राष्ट्रपति भवन को तैयार करना है। राजधानी में राष्ट्रपति भवन के अलावा मंत्रियों के ऑफिस भी समय से पहले तैयार हो जाए, सरकार की ये प्राथमिकता है। सरकार 2024 के मध्य तक राजधानी के मुख्य प्रशासनिक कार्यालयों को तैयार करने पर पूरा जोर दे रही है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो की योजना अनुसार नुसंतारा को नई राजधानी के रूप में बसाने की परियोजना की कुल लागत का केवल 20% यानी कि 32 बिलियन डॉलर सरकार खर्च करेगी, जबकि बाकी का पैसा प्राइवेट सेक्टर से आएगा। लेकिन देश की जनता को ये फिजूल खर्ची लग रहा है और सरकार के इस प्रोजेक्ट का जमकर विरोध हो रहा है। हालांकि इसके पीछे सरकार अपनी एक वजह भी बताती है। रिपोर्ट्स के अनुसार जकार्ता का 1/3 हिस्सा साल 2050 तक पूरी तरह समुद्र में डूब सकता है। इसके साथ ही ये शहर प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर जा पहुंचा है। ऐसे में इंडोनेशिया के अधिकारियों का दावा है कि नई राजधानी के विकास के लिए पर्यावरण की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है और यह तेजी से उभरती हुई वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आज ये एक नए मोड़ पर खड़ा है। पिछले 1 दशक में इस देश ने आश्चर्यजनक विकास देखा है और इसका अधिकांश श्रेय राष्ट्रपति जोको विडोडो को जाता है। 2014 में एक साधारण परिवार से राजनीति की दुनिया में कदम रखने वाले विडोडो अपने अनुशासन और मेहनत के बलबूते पर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचे। उनकी सरलता और ईमानदारी ने जनता का विश्वास जीता और उन्होंने महसूस किया कि विडोडो उनके मुद्दों को समझते हैं। राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान विडोडो ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास जोर दिया। सड़कों, बंदरगाहों और रेलवे नेटवर्क पर सरकारी खर्च को उन्होंने 3 गुना बढ़ा दिया।
उनका मानना था कि एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ही देश के विकास की नींव बना सकता है। लेकिन उनके कार्यकाल की सबसे अहम पहचान बनी इंडोनेशिया की निकेल उत्पादन। निकेल, जो स्टेनलेस स्टील और लिथियम आयन बैटरीज के उत्पादन में आवश्यक होता है, इंडोनेशिया की वैश्विक भूमिका परिभाषित करने लगा। 2018 से इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा निकेल उत्पादक देश बन गया। विडोडो की लीडरशिप में यह न केवल इस धातु का उत्पादन बढ़ाने में सफल रहा, बल्कि उसने डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में भी कदम रखा, जैसे कि बैटरी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उत्पादन। विडोडो ने पहले से चले आ रहे कानून का लाभ उठाया, जो 2014 तक खनिज अयस्कों के निर्यात को रोकने की बात करता था। उन्होंने माइनिंग कंपनीज को चेतावनी दी कि उन्हें स्मेल्टर्स और अन्य तकनीकों में निवेश करना होगा ताकि देश में वैल्यू एडिशन बढ़ सके। उन्होंने सुनिश्चित किया कि इंडोनेशिया केवल निकेल का उत्पादक नहीं रहे, बल्कि इसका प्रोसेसिंग और उत्पादन भी यहीं होगा। LG एनर्जी सॉल्यूशंस और Hyundai जैसे बड़े निवेशकों ने इंडोनेशिया में बैटरी उत्पादन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के निर्माण के लिए निवेश किया, जिससे देश का डाउनस्ट्रीम सेक्टर और मजबूत हुआ। हालांकि इंडोनेशिया के सामने चैलेंजेस भी कम नहीं है। साल 2022 और 2023 में कमोडिटी बूम की रफ्तार धीमी पड़ने लगी, जिससे इंडोनेशिया की इकोनॉमी पर असर पड़ने की आशंका बनी। देश का एक्सपोर्ट मुख्यतः कुछ ही प्रोडक्ट्स पर आधारित है, जिससे इसे वैश्विक बाजार में अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। इंडोनेशिया को अपने एक्सपोर्ट में डाइवर्सिफिकेशन लानी होगी ताकि वो वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिरता बनाए रख सके। इंडोनेशिया की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी ने उसे दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज चीन और अमेरिका के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद की है। 2014 में अमेरिका इंडोनेशिया में चीन से अधिक निवेश कर रहा था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में चीन का इन्वेस्टमेंट तेजी से बढ़ा है, खासकर निकेल प्रोसेसिंग में। अब इंडोनेशिया के सामने सबसे बड़ी चैलेंज होगी कि वो इन दोनों शक्तियों के बीच बैलेंस कैसे बनाए रखे। चीन और अमेरिका के बीच बढ़ती राइवलरी के चलते ये बैलेंस बनाए रखना और भी कठिन होता जा रहा है। जब ये दोनों बड़ी पावर एक दूसरे को दुश्मन मान रही हैं, तो इस सिचुएशन से डील करना नए प्रेसिडेंट के लिए एक बड़ी चैलेंज होगी। अगर हम सहयोगियों के साथ इंडोनेशिया के रिलेशन को देखें तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। मिसाल के तौर पर अगर आप चीन को लें तो इंडोनेशिया और चीन के बीच स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रिलेशन है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की बात हो या गुड्स और सर्विसेज के ट्रेड की। फिर भी इन रिलेशंस में कई कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। दुनिया में स्टेबिलिटी के लिए इंडोनेशिया जैसे कंट्रीज को आगे आने की जरूरत है, जो चीन और अमेरिका दोनों के साथ कम्युनिकेशन, इन्वेस्टमेंट और ट्रेड कर सके, क्योंकि इस वक्त ये चीज दुनिया में एक लेवल की स्टेबिलिटी और एक दूसरे पर डिपेंडेंसी लाती है। मुझे लगता है कि इसके बिना रिलेशन में तेजी से बढ़ने वाले और नुकसान पहुंचाने वाले गैप्स का रिस्क रहेगा। विडोडो के कार्यकाल का अंत हो रहा है और देश अब एक नए राष्ट्रपति के इलेक्शन की ओर बढ़ रहा है। लोग उत्सुक हैं कि नया लीडरशिप उनकी उम्मीदों को कैसे पूरा करेगा। इंडोनेशिया की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है और उसे उम्मीद है कि वो जल्द ही दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से शामिल होगा। नए राष्ट्रपति के सामने सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होगी कि वो इस गति को बनाए रखे और आगे बढ़ाएं। लेकिन चैलेंजेस अभी भी बाकी हैं। देश को अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है और वैश्विक बाजार की अस्थिरता से निपटने के लिए नई पॉलिसीज की आवश्यकता है। इसके अलावा देश के भीतर भी कई समस्याएं हैं, जैसे गरीबी, शिक्षा की गुणवत्ता और हेल्थ केयर एक्सेस, जिन्हें एड्रेस करने की जरूरत है। इंडोनेशिया की जनता को उम्मीद है कि नया लीडरशिप इन सभी क्षेत्रों में ठोस कदम उठाएगा। इंडोनेशिया का भविष्य उसके वर्तमान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। विडोडो ने एक मजबूत नींव रखी है, लेकिन अब समय आ गया है कि नया लीडरशिप इसे और आगे बढ़ाए और देश को उसकी संभावनाओं के शिखर तक पहुंचाए। इंडोनेशिया की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस एक नया अध्याय है जो शुरू हो रहा है। आखिरकार इंडोनेशिया के पास अपनी अर्थव्यवस्था को डाइवर्सिफाई करने, वैश्विक शक्तियों के साथ रिश्तों को संतुलित करने और अपने लोगों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने का मौका है। ये नया अध्याय इंडोनेशिया को सिर्फ आर्थिक महाशक्ति नहीं, बल्कि एक स्थिर, समृद्ध और प्रेरणादायक राष्ट्र बना सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या इंडोनेशिया भारत से पहले विकसित देशों की लिस्ट में शामिल हो सकता है? अपने जवाब हमें कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।